नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। क्या किसी बैंक या किसी एटीएम में नोट ये पूछकर भेजे जाते हैं कि वो नोट जिस व्यक्ति की जेब में जाएंगे वो कौन से धर्म का है? क्या एटीएम और बैंक से निकले नोट पहले किसी का धर्म पूछते हैं और उसके बाद वो निकलते हैं? आप इन सवालों को बेसिर पैर का मान सकते हैं, लेकिन हमारे देश के नेता जरा दूसरे किस्म के हैं। धर्म और जाति की राजनीति में महा एक्सपर्ट। ऐसे नेता किसी भी मुद्दे को धर्म और जाति से जोड़ सकते हैं, जैसा कि आज असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। नोटबंदी के मुद्दे का धर्म और जाति से क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन ओवैसी ने यहां भी अपना मायावी चश्मा लगाकर धर्म को देख लिया। और अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जो कहा वो समाज में नफरत फैलाने वाली सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। आज खबरदार में हम सबसे पहले ओवैसी जैसे नेताओं की छोटी सोच का तीखा विश्लेषण करेंगे। अब ये मत पूछिए कि नोटबंदी में भी हिंदू मुसलमान कौन कर सकता है। चेहरा सामने है, हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते। बातें सामने हैं, सुन लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि ये देश की संसद में बैठने वाले माननीय सांसद हैं, जो अपनी राजनीति के लिए किसी भी मुद्दे पर हिंदू मुसलमान करने से नहीं चूकते। क्या ओवैसी समाज के अंदर नफरत फैलाने वाला बयान नहीं दे रहे हैं? क्या ओवैसी की ये बोल समाज को हिंदू मुसलमान में बांटने वाले नहीं हैं? क्या ओवैसी नोटबंदी के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़का नहीं रहे हैं? क्या अब काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को भी धार्मिक रंग दिया जाएगा? वो एटीएम, बैंक, ये सब चीज़ तो देखते नहीं कि कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, ईसाई, कौन बौद्ध है, कौन जैन है, ये देखते नहीं है। सरकार ने जब एक बार कह दिया कि सबके साथ सबका विकास, उसके बाद तो हमारा जो जहन में है, हमारे विचार में, हमारे सोच में कौन किस समुदाय से ये मतलब नहीं करता है। सारा हिंदुस्तानी है, सबके लिए काम करना है। बैंक क्या हिंदू मुसलमान इलाके देखकर खोले जाते हैं? क्या बैंकों या सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन है? क्या धर्म को देखकर लोन दिया जाता है? नोटों की सप्लाई अगर धर्म को देखकर की जाती तो पूरा देश लाइन में ना लगा होता। और रही क्रेडिट कार्ड की बात, तो मुसलमान क्या, पूरे हिंदुस्तान के आंकड़े देख लीजिए। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में क्रेडिट कार्ड सिर्फ 2 करोड़ ही है। यानी भारत के सिर्फ 1.5% आबादी के पास ही क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड और लोन व्यक्ति की चुकाने की क्षमता को देखकर दिए जाते हैं। नोट की सप्लाई अगर धर्म को देखकर दी जाती तो पूरा देश लाइन में ना होता, क्योंकि देश के हर 100 में से 80 व्यक्ति हिंदू हैं और 14 व्यक्ति मुसलमान। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जंग छेड़ी है, उसका पहले तो सियासीकरण हुआ, अब सांप्रदायिकरण हो रहा है। ये मिशन जो है वो किसी भी सियासी टशन से कमज़ोर नहीं होने वाला है। जहाँ तक सवाल है, अगर कहीं कोई स्पेसिफिक घटना ओवैसी साहब को या किसी को पता रहे तो सरकार को बताए। सरकार उसमें अगर कहीं पे कमी है कैश की या किसी चीज़ की तो वो उसको ठीक करेगी। नोटबंदी के विरोध के अपने तर्क हो सकते हैं, सिस्टम की कमियों की आलोचना अपनी जगह जरूरी है, लेकिन ये कैसा विरोध है जो अपनी राजनीति के लिए समाज के अंदर ही नफरत फैलाने का काम करे? इसमें कोई संदेह नहीं कि नोटबंदी में सिस्टम की कमजोरियों की आड़ लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया। आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है पैसों का, जो आउटसोर्सिंग आपने की है, उसका चार्ट दे दो। आप कहां से शुरू कर रहे, कहां खत्म कर रहे, देख लो, आप वो मालूम कर लो। मैं आपको बता रहा हूं कि हैदराबाद में ये ऐसा हो रहा है, हैदराबाद में ऐसा हो रहा है और डेलिबरेटली हो रहा है। हर मुद्दे को धर्म और जाति के चश्मे से देखने वाले नेताओं को कभी कभी अपने राजनीतिक खांचों से भी बाहर आना चाहिए। वो ऐसी पढ़े लिखे नेता है, 26 साल से राजनीति में, 2 बार सांसद और 4 बार विधायक रहे हैं। लंदन से वकालत पढ़ी है, लेकिन नोटबंदी के विरोध की वकालत करते करते वो उस सोच तक पहुंच गए जहां से नेता अपने फायदे के लिए समाज में हिंसक विचार डालने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। जनता लाइन में है तो नेताओं को लाइन से भटकते हुए एक बार देश और समाज के बारे में जरूर सोचना चाहिए। भीमा पाराशर के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। किसी समुदाय को भड़काने वाले बयान देने से पहले ओवैसी जैसे नेताओं को देश का सच भी देख लेना चाहिए, क्योंकि 130 करोड़ की आबादी वाला ये वो देश है जहां 2013 तक 130 करोड़ लोगों में सिर्फ 40 करोड़ लोगों के पास बैंक अकाउंट थे। यानी आधी से ज्यादा आबादी बैंकिंग सिस्टम से बाहर है। दुनिया में बिना किसी बैंक अकाउंट वाली सबसे बड़ी आबादी भारत में, उसके बाद चीन और इंडोनेशिया में।
दुनिया में 18 वर्ष की ऊपर की आयु की वो 21% आबादी भारत में है जिनके पास कोई बैंक अकाउंट नहीं है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुस्लिम बहुल 44 जिलों में सिर्फ 21% बैंक अकाउंट मुसलमानों के हैं। 2011 का आंकड़ा है कि शहरी इलाकों में 68% घरों में बैंक अकाउंट है, लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में 53% घरों में ही बैंक अकाउंट है। यह किसी समुदाय की बात नहीं है। बैंकिंग सिस्टम की देश के हर घर तक पहुंच होनी चाहिए। ओवैसी जैसे नेताओं को समाज में नफरत फैलाने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। खबरदार में अब हम बात उस काले धन की करेंगे जिसको नोटबंदी के बाद जुगाड़ लगाकर सफेद किया गया। सवाल यह है कि क्या सिस्टम में सेंध लगाकर काला खेल करने वाले नोटबंदी के इन विलन को सिस्टम के जेम्स बॉन्ड पकड़ पाएंगे? सबसे बड़ा मामला दिल्ली का है, जहां एक वकील के पास से 13.5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। इनमें 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के तो नए 2000 के नोट हैं। अगर 2.5 करोड़ के ये नए नोट एटीएम में पहुंचते तो कम से कम 13,000 लोगों को एक दिन में 2,000 रुपए मिल सकते थे। दिल्ली के 2 मामलों में कुछ नेताओं का जिक्र भी आ रहा है। ब्लैक मनी को व्हाइट करने का गोरख धंधा एक बड़े रैकेट की तरफ इशारा कर रहा है। बैंक वाले जेल में जा रहे हैं, बड़े बड़े गड्ढे लेकर के भागे हुए लोग जेल जा रहे हैं। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बंद कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाते। आगे काले धन के सुपर स्मार्ट कालिया, पीछे पीएम मोदी के जेम्स बॉन्ड। पकड़ो तो जानू वाला खेल चल रहा है। नोटबंदी पर काले धन के कालिया स्मार्ट निकले, लेकिन अब पकड़े जा रहे हैं। दिल्ली में काले कुबेर कहे जा रहे वकील रोहित टंडन का केस इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जहां 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा गया था। 13.5 करोड़ रुपए में 2 करोड़ 60 लाख नए 2000 के नोट थे। इसमें 7 करोड़ रुपए के तो 1000 रुपए के पुराने नोट भी बरामद हुए। 100 रुपए के नोट के 3 करोड़ रुपए भी इन्हीं के साथ बरामद हुए। सर ये बताइए कितनी रिकवरी हुई अब तक? 13.5 हुआ। अच्छा, इसमें अभी किसी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है? कितनी करेंसी नई है इसमें? इन्होंने कोई एविडेंस मालूम पड़ जाए। अच्छा सर, थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं हुआ एक चीज बता दें सिर्फ कि इसमें किस किस का नाम लिया इन्होंने? किसी बिल्डर का नाम लिया है? हम आपको रोहित टंडन के बारे में भी बता देते हैं, जिसकी संपत्ति के बारे में जानकर खुद इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी चौंक गए हैं। रोहित टंडन का दुबई में एक घर है, दिल्ली के छतरपुर में 2 फार्म हाउस और दिल्ली के पंचशील में 2 घर। रोहित टंडन का दिल्ली के जोरबाग में 100 करोड़ रुपए की कीमत का बंगला है, जो पिछले साल ही खरीदा गया है। टंडन का परिवार वकीलों का परिवार है। उसके पिता हरियाणा और चंडीगढ़ में जज भी रहे हैं। टंडन ने अपने बेटे की शादी पिछले साल की थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। रोहित टंडन के भारत में 18 बैंक अकाउंट हैं और उसकी कंपनी अक्टूबर में भी जांच के घेरे में आई थी। साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में GK1 का ये वही जगह है जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के साथ रेड डाली थी और यहां करोड़ों रुपए की नकदी बरामद हुई थी, जिसमें पुराने और नए नोट थे। और पता चला कि रोहित टंडन नाम का आदमी है, जिसकी लॉ फर्म है, उसके पैसे हैं। बाद में कल शाम को रोहित टंडन इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ यहाँ आया, जिसके बाद से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि करीब अभी तक 18 खाते उसने स्वीकार किए हैं कि उसके हैं और विदेश में भी खाता हो सकता है, जिसकी जांच की जा रही है। उसने ये भी बताया कि इन पैसों में तमाम पैसा गाजियाबाद के एक बिल्डर का भी है और उसके पूर्व केंद्रीय मंत्री से भी संपर्क बताया जा रहा है। दिल्ली में रोहित टंडन का केस और एक्सिस बैंक के अधिकारियों द्वारा हेरा फेरी के मामले, जिसमें 44 फर्जी बैंक खातों द्वारा करोड़ों रुपए का काला धन ठिकाने लगाने के आरोप लगे हैं। ये दोनों मामले बताते हैं कि किस तरह से काले धन को सफेद करने वाले कालिया नोटबंदी पर सुपर स्मार्ट निकले। एक्सिस बैंक के मामले में कुछ राजनेता भी जांच के घेरे में हैं। सवाल ये है कि क्या ये काला खेल करने वाले पकड़ में आएंगे? जहाँ कहीं से भी शिकायतें आ रही हैं, उन शिकायतों को तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि इसमें किसी को भी, चाहे बैंक अधिकारी हो चाहे निजी व्यापारी हो, उसको भी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सरकार और सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती है कि वो काले धन को सफेद करने वाले जुगाड़बाजों तक कैसे पहुंचेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने देश भर में 500 बैंक शाखाओं में स्टिंग ऑपरेशन तक करवाए हैं, जिनकी सीडी पीएमओ तक पहुंची है। माना यही जा रहा है कि अगर बैंकिंग सिस्टम के अंदर काला खेल नहीं होता तो शायद लोगों को कैश की उतनी परेशानी न उठानी पड़ती जितनी इतने दिनों में हुई है। कोई भी ये गलत काम कर रहे हैं, चाहे काला धन हो, और अभी भी जो नोटों को गड़बड़ करने का कोई कोशिश कर रहा है और लोगों को असुविधा पहुंचाएंगे,
तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगा, वो कानून के तहत होगा, आप वो देखते रहिए। देश के अलग अलग हिस्सों में लाखों रुपए की नई करेंसी आज भी मिली है। नए नोट लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन लाखों के यही नोट काले धन का खेल करने वालों के पास पकड़े जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि 8 नवंबर के बाद से ये काला खेल करने वाले हर रैकेट तक पीएम के वो जेम्स बॉन्ड पहुंचे हैं, जिनका दावा खुद प्रधानमंत्री ने किया था कि वो काला धन सफेद करने में लगे किसी भी जुगाड़बाज को नहीं बख्शेंगे। जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं, वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है भाई। रीमा पाराशर और गौरव सावंत के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। जब से नोटबंदी हुई है तभी से काले धन को सफेद करने वाले जुगाड़ मैकेनिक एक्टिव हो गए हैं और आज तक काले धन के जुगाड़ मैकेनिक्स को बेनकाब करने की मुहिम चला रहा है। कुछ दिन पहले हमने आपको ट्रस्ट और मंदिरों में बैठे बाबाओं का पर्दाफाश दिखाया था। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह मथुरा वृंदावन से लेकर दिल्ली एनसीआर में मंदिरों को आड़ बनाकर खुद को साधु कहने वाले लोग ब्लैक मनी को व्हाइट करने के ऑफर दे रहे हैं। अपनी इसी मुहिम को जारी रखते हुए आज हम आपको देवनगरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में ट्रस्ट और मंदिरों में बैठे उन मैनेजर बाबाओं से मिलवाएंगे जो कमीशन बेसिस पर काले धन को सफेद करने का दावा कर रहे हैं। ये आज तक की मुहिम बाबा बाबा ब्लैक मनी का पार्ट 2 है। मोक्ष का द्वार, देवनगरी, हरिद्वार। मान्यता है कि हरिद्वार में हर की पौड़ी में एक डुबकी जन्म जन्मांतर के पाप धो देती है। लेकिन नोटबंदी के बाद देवनगरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में बने आश्रम और मंदिर ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बने बाबाओं के अड्डे बन गए हैं। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास ही है सच्चा धाम आश्रम। आज तक की अंडर कवर टीम बिजनेसमैन बनकर सच्चा धाम आश्रम पहुंची। यहां सबसे पहले हमारी मुलाकात आश्रम के सेवादार भूप सिंह से हुई। ये है रमेश। हाँ, आप अपने हिसाब से बात कर लेना। तो बात हो लीजिए साहब, मैं लल्ला लेने वाला काम आप मेरे जानते हैं। काम की बात करने के लिए हमें आश्रम के कमरा नंबर 11 में ले जाया गया। हम कमरे में घुसे और बाहर से भूप सिंह ने दरवाजे की कुंडी लगा दी और फिर मैनेजर रमेश सीधे मुद्दे की बात पर आ गया। रमेश का दावा था कि उसके पास ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके बारे में रिजर्व बैंक को भी नहीं पता। आरटीजीएस हो जाएगा, आरटीजीएस कर देंगे क्योंकि उनका अकाउंट में उससे कोई दिक्कत नहीं आरटीजीएस करने में। तो पूरा 1 करोड़ हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा। अगर एक आप देंगे तो उसमें तो लेंगे कमीशन। हाँ, लेंगे। कितना कमीशन लेंगे? कमीशन अभी यहाँ का रेट 30 और 5 का है। 30 और 5 मतलब 30 तो रखेंगे, 5 बीच वालों के लिए रखेंगे। अच्छा। सच्चा धाम आश्रम का मैनेजर ब्लैक मनी को मैनेज करने में मंझे हुए जुगाड़ मैकेनिक की तरह दावे कर रहा था। रमेश ने हमें दिल्ली में डीलिंग का ऑफर भी दिया, लेकिन बड़े वाले 40, 5, 45 जो नए नोट चाहिए आपको 500 और वो चाहिए तो 45 का रेट है। यानी 1 करोड़ 1 2 के तो 55 आपको वापस आएगा। 1 करोड़ में 55 लाख मिलेगा। अच्छा, जो हरिद्वार में दूसरे लोग कर रहे हैं वो थोड़ी कर रहे हैं, 25-30 कर रहे हैं और वो 25-5 मिलेगा। 25-5 मतलब टोटल 30 आपका रखेंगे, 70 लोग। तो ये कौन कर रहे हैं? ये है तो यही तो आश्रम वाले लोग कर रहे हैं। तो आश्रम से ही करवा दीजिए। लाना ले जाना आपको काम है। ठीक है, जगह बता देंगे। ठीक है। आश्रम के मैनेजर रमेश से हमारी डीलिंग चल ही रही थी कि तभी रमेश को एक फोन आया। सुनिए क्या बात हुई। कितना है वहाँ? अच्छा, वहाँ का तो मेरे नहीं, वहाँ का तो मेरा कोई है नहीं जानने वाला। अगर इधर का दिल्ली उल्ली का हो तो बताओ।
और अगर यहाँ कोई है तुम्हारे पास तो दिल्ली और आगरा में है अपने पास, हरिद्वार में है, हरिद्वार वाला RTGS कर देगा, नगर लाने की जरूरत नहीं, उसको दे आओ बस किसी तरह से, वो RTGS कर देगा और वो % भी नहीं लेगा, अपना पैसा बना लेगा। जो पैसा उसके एक अलग अकाउंट में है उसमें 10-20% भी दे देगा। आश्रम के मैनेजर को जब पक्का यकीन हो गया तो उसने हमारी मुलाकात करवाई आर त्यागी से। आर त्यागी ने बताया कि उसने 2005 में पुलिस की नौकरी से VRS ले लिया था और आजकल वो आश्रम में ब्लैक मनी को वाइट करने वाले बाबाओं का दलाल बना हुआ है। एक तो हम हरिद्वार ले आए, हरिद्वार ले वो तो बड़े हमारे रिलेटिव हैं। अच्छा, हरिद्वार में सवेरे करवा रहे हो? अच्छा, कैसे करवाएंगे आप बताओ। RTGS लेना चाहते हो, कैश लेना चाहते हो? कैश करवा दीजिए। कैश ले लो आप, जो आपको 2000 रुपये मिल जाएंगे और 500 की कोशिश करेंगे, नई करेंसी दिलवा। अच्छा, नई करेंसी मैंने नंबर दिया था आपको। अच्छा, तो ये कारण ये हो रहा ना, अभी कुछ ये भी हो रहा है, हो सकता है 150 के वाले ने कहा था कोई इसका भी कुछ पता नहीं क्या क्या गूगल पे कर लेगी। अब बता चले हमने 100 करा दिया, होगा कैसे करवाता हूँ, फिर आपके लिए समस्या खड़ी होगी। आर त्यागी ने हमें बताया कि बैंक में उसकी सेटिंग है, वो बैठे बैठे बैंक से ब्लैक मनी वाइट करवा देगा। तो बैंक से इतना पैसा मिल जाएगा एक और अब जो कर रहे हैं वो तो लिए बैठे थे, लेकिन बैंक में पैसा आ कहाँ है? अरे हमें भी रहा है, वो पब्लिक के लिए भी आ रहा है, बाकी तो सब चल रहा है। तो यहाँ समझो कि बैंक में जाके फंस जाए। आपको कहीं नहीं जाना, आपको तो जहाँ बैठा होगा ना बैठा। सच्चा धाम आश्रम ऋषिकेश का इकलौता आश्रम नहीं है जहां ब्लैक मनी को वाइट करने वाले बाबा एक्टिव हैं। सच्चा धाम आश्रम के सेवादार भूप सिंह ने एक ऐसे ही ट्रस्ट के मैनेजर से हमारी मुलाकात करवाई। जयप्रकाश से हमारी मुलाकात सच्चा धाम आश्रम में ही हुई। भूप सिंह ने उसे फोन करके हमसे मिलने के लिए बुलाया। मैनेजर कर सकता है बस ऐसा जो भी होगा दान हो जाए, कुछ हमें मिल जाए। मैं तो 200 से करवा दूंगा, तो क्यों चिंता कर रहे हैं? खाली कमले वाला जैसा कर सकता है, जैसे भी। कितना है? 1 करोड़। 1 करोड़ मैं फोन करके बताता हूँ। कुछ सेकंड बाद जयप्रकाश कमरे में वापस लौटा। वो चाहता था कि हम अपने काले धन को ट्रस्ट के बजाय बाहर से वाइट करवा लें। हमने इनकार किया तो वो खुद ही काली कमाई वाले ट्रस्ट की पोल खोलने लगा। ट्रस्ट वाले जितने बदमाश होते हैं ना, उतना कोई नहीं। ये इसको भी बता रहा हूँ मैं, जो रंजीत को भी बता रहा हूँ कि आपको खा के ढक्का नहीं लेगा, लेकिन कोई प्राइवेट वाले से संपर्क करोगे ना तो आपको मैं करूँगा, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, वो आपको मिलेगा। ट्रस्ट वाले बहुत बदमाश हो गए। आपको पता 8 तारीख के बाद से हमारी काली कमी रसीद नहीं कट रही है। क्यों? सब ब्लैक मनी वाले 8 तारीख की रसीद कटवा रहे हैं, 10 तारीख को वो हुआ ना। मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। देवनगरी, हरिद्वार और ऋषिकेश में ब्लैक मनी के जुगाड़ मैकेनिक बने मैनेजर बाबाओं के पाप की पोल खोलने वाला ये खुलासा अभी जारी रहेगा। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्त मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं को पुण्य कमाने का जरिया मानते हैं, लेकिन नोटबंदी के दौर को मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं के मैनेजर बने बैठे बाबाओं ने काले धन को सफेद कर पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। खबरदार में अब हम आपके सामने काले धन के जुगाड़ मैकेनिक बन चुके बाबाओं को बेनकाब कर रहे हैं, जो हरिद्वार और ऋषिकेश में आश्रमों और मंदिरों की आड़ में अपना धंधा चमका रहे हैं। अब हम आपको ऋषिकेश के एक बड़े आश्रम और हरिद्वार में हर की पौड़ी पर मशहूर गंगा आरती आयोजित करने वाली धार्मिक संस्थाओं के उन मैनेजर बाबाओं से मिलवाते हैं जो ब्लैक मनी को वाइट करने का दावा करते हैं।
ये है ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला पर बना ओंकारेश्वर मंदिर। ये मंदिर कैलाशानंद मिशन ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और इस ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी हैं कमलदीप जोशी। कमलदीप जोशी ट्रस्ट में बैठकर काले धन को व्हाइट करने की दलाली करते हैं। तो कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए, मतलब हम आपका एक काम बाहर काम कर सकते हैं। आपका बाहर कम कर लेंगे, इतना 20% जहाँ तक हो पाएगा। तो कैसे होगा? कैसे क्या होगा बस वही है, आपको पता कैसे होता है जी। कमलदीप जोशी ने ये नहीं बताया कि ब्लैक को व्हाइट कैसे करेंगे, लेकिन जब हम उनसे दोबारा मिले तो वो अपनी पूरी टीम के साथ काले धन को सफेद करने के लिए तैयार बैठे थे। क्या कैसे करेंगे फिर? यार देखो, हम लोग ने तय किया है क्योंकि हमारी टीम है। हाँ। टीम इन द सेंस के सारे ट्रस्ट के ही आदमी हैं। हाँ। ये हैं भाई साहब हैं, मैं हूँ और ट्रस्टी लोग हैं, 2-3 ट्रस्टी लोग। तो हमने ये तय किया तकरीबन कितना तक खपा देंगे आप? अरविंद कितना खपा सकते हैं? भाई साहब, एक तो जब परसों बात हुई थी, एक तो लेट कर रहे हैं, आपको मालूम है रोज के रोज नए नियम बदल रहे हैं। अब तो एक ही बार डिपॉजिट नए नियम बदल रहे हैं, लेट कर रहे हैं। तो अपना ज्यादा लेट क्योंकि आप समझ रहे हो, हम कोई भगवान तो नहीं, गुंजाइश भी छोड़ो ना कहीं ना कहीं। बार बार हमें डराया गया कि समय कम है, इसलिए हम तुरंत इनके ऑफर को मान लें। अब सुनिए काले धन का कारोबार करने वाले इन मैनेजर बाबा की कीमत क्या है। जो बंदा सबसे ज्यादा लेगा ना, वो उसका कहना है कि 50% पे लेंगे। देखो ऐसा है, आप फर्स्ट टाइम जो आपके हाथ आ गया ना वो आपका है। बाकी ये है कि ट्रस्ट है भैया, हम हमारे हिस्से आपस में कितना बांट पाएंगे? सुनो, बांट कितना पाएंगे हम? 4-5 लाख बांट पाएंगे आपस में, 10-12-15 आदमी जो कुछ बटे, तो 5 लाख के चक्कर में मतलब ये मान लो आप क्या कम 50 खपा देंगे, 50-60 तक हम खपा देंगे। फिलहाल बात 60 लाख की हुई। इन्होंने हमें चेताया कि ये मंदिर या ट्रस्ट में नहीं मिलेंगे। इन्होंने डील की जगह तक तुरंत फिक्स कर दी। लेकिन हम फोन पे आपको कभी नहीं बताएंगे ना, हम आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, हम मिलेंगे आउट एरिया, आउटर मिलेंगे, मतलब श्यामपुर साइड में या कहीं पे। इधर मिल जाएंगे, ऑफिस में नहीं मिलेंगे। वहाँ मिल जाएंगे, मकान है वहाँ कहीं मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ नहीं मिलेंगे। क्योंकि देखो ऐसा ना, आजकल लोगों का ये भी है, हमारे को भी जितना डर आपको उतना डर हमारे को। ठीक है, तो ये वाली बात है। आश्रमों को ब्लैक मनी को सफेद करने का अड्डा बनाए बैठे मैनेजर बाबाओं के पर्दाफाश का सिलसिला अभी थमा नहीं था। हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पर पहुंचे। यहां हमारी मुलाकात हुई अवधेश झा से। अवधेश झा हरिद्वार में गंगा आरती कराने वाली संस्था गंगा सभा का सदस्य है। ये वही संस्था है जो हर की पौड़ी पर प्रसिद्ध गंगा आरती करवाती है। जैसे ही हमने ब्लैक मनी की बात की तो अवधेश ने तुरंत हमें मंदिर के अंदर आने को कहा। सर आप इधर कहाँ अंदर जा रहे हैं क्या? अरे इधर आ जाओ। अवधेश झा ने हमारी मुलाकात अनुज प्रधान से कराई। ये भी गंगा सभा के सदस्य हैं और मंदिर के पंडित। इन्हें हम पर थोड़ा शक हुआ तो बोले कि ट्रस्ट से पैसा बदलवा नहीं सकते, लेकिन हमारा काम करवा देंगे। देखो संस्था में तो लग नहीं पाएगा, संस्था में तो लग नहीं पाएगा, पर ये है कि आपकी व्यवस्था कहीं और से करवा देंगे। हरिद्वार ऋषिकेश के ट्रस्ट और मंदिरों में बैठे बाबा ब्लैक मनी जप रहे हैं। यह ऐसा पाप है जिसे गंगा में हजारों डुबकी लगाकर भी नहीं धोया जा सकता। अमित कुमार चौधरी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। नोटबंदी को आज 34 दिन बीत गए। आम जनता अभी भी बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में खड़ी है, लेकिन बेईमान लोग अपने काले धन को सफेद करने के जुगाड़ ढूंढ रहे हैं और काले धन के जुगाड़ मैकेनिक नोटबंदी के दौर में अपने फायदे का सौदा ढूंढ रहे हैं। ऑपरेशन बाबा ब्लैक मनी के जरिए आज तक ने धर्म की आड़ में अधर्म करने वाले बाबाओं को बेनकाब किया है। काले धन के जुगाड़ मैकेनिकों के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।